नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। जब आज से तकरीबन 7 साल पहले दिल्ली की एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था तो जो आक्रोश हम में था उसने देश समाज ही नहीं बल्कि पूरे कानून को भी बदल कर रख दिया था। लेकिन आज हम उस घटना का जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हम अपनी भड़ास निकालते हुए ये बोलने लग जाएं कि अब तक तो उस लड़की के गुनहगारों को फांसी मिल जानी चाहिए थी। क्या उस सजा के असर से उस तरह के वहशी लोगों के मन में खौफ पैदा हो गया है? क्या उस तरह की क्रूरताओं का आज अंत हो गया है? अंत तो छोड़िए, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ऐसी घटनाएं कम भी हो रही हैं। आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर हो जाती है जो पिछली घटना से ज्यादा भयानक होती है। आखिर कब तक हम यूं शर्मिंदा होते रहेंगे? कब तक हमारे देश की महिलाएं इस तरह के खौफ में जीती रहेंगी? आज का एक केस सदियों से उठ रहे औरतों के एक सवाल की प्रासंगिकता यानी कि रेलेवेंस को 21वीं सदी में भी दोहरा रहा है। क्या 21वीं सदी में भी औरत होना पाप है? चिंता ना चले। चलो। डॉक्टर देखिए ना, ऐसे क्या हुआ है? सुबह से कुछ नहीं खा रहा है और रो ही जा रहा है सुबह से। आप घबराइए मत, मैं देखती हूँ। मैं आती हूँ वरना। चलिए। क्या हो गया मेरी बेबी को? हो गया बस 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 बस। मैंने आपसे कहा था ना इसे अपने दूध के अलावा और कुछ नहीं देना। मैडम उतना दूध हो ही नहीं रहा है और ऐसे इसका पेट नहीं भरता है। ठीक है, मैं इसके लिए दवाई दे रही हूँ और आपके लिए टॉनिक। अपना ध्यान रखिए वरना बच्ची का ध्यान कैसे रखेंगी आप? गुड्डू, ये दवाई इन्हें दे दो। दिव्यांका जी जल्दी चलिए, नहीं तो आपकी बस निकल जाएगी। अरे भाई जरा रुको ना भाई। ओ भाई जरा रुको। थैंक यू अन्ना, बाय बाय बाय। हेलो पापा। घर पहुंच गई बेटा? अभी कहाँ? अभी तो सिर्फ टोल प्लाजा पहुंची हूँ। अच्छा सुन, मैंने तेरे स्किन वाले डॉक्टर को अपॉइंटमेंट के लिए फोन किया था। कल की कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ आज शाम 7 बजे की एक अपॉइंटमेंट मिल रही है। बता क्या करना है? आज शाम 7 बजे बहुत लेट हो जाएगा पापा। ठीक है, मैं परसों के लिए ट्राई करता हूँ। नहीं पापा, मैं एक काम करती हूँ, अभी घर चली जाती हूँ और वहाँ फ्रेश होके फिर डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। वैसे भी स्वामी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। ठीक है बेटा। पापा आप घर कब आ रहे हो? पिछले वीकेंड भी घर नहीं आए थे। बेटा पिछले वीकेंड पे यहाँ बहुत काम था, लेकिन इस वीकेंड पे पक्का मिलेंगे। बाय पापा। तेरे में गुलाम है, ये देख अपने में रानी आई है जो आज अपना किस्मत बदलेगे। अबे तेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। साले चीटिंग करते हैं, पत्ते लगाते हैं हम। हट। नैन नैन चल। अबे रुक। अबे पागल है क्या? अबे तुझे पता तो है कि मुझे किडनी का प्रॉब्लम है, क्यों भगा था इतना? साले बीबी का किडनी लगा लेना। अबे
बीवी का नाम मत ले यार, आज उसी की वजह से जिंदा हूँ मैं। अबे जितना दिन जिंदा है ना ऐश कर ले, समझा? ये ले, शाम को दारू का इंतजाम कर। अभी इतनी दूर से आई है, आते ही जल्दी। तेरी बहन भी अभी नाइट ड्यूटी के लिए निकल जाएगी और मैं अकेली। अम्मा मैं 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाऊंगी। अरे पर तेरा रोज रोज ही गांव के हॉस्पिटल जाना जरूरी है क्या? वो भी इतने से पैसों के लिए थक नहीं जाती क्या? कभी अपने बारे में भी सोच लिया कर, समझी? क्या सोचो अपने बारे में? यही तो प्रॉब्लम है दी, तुम्हें पता ही नहीं है तुम लाइफ में कितना पीछे रह गई हो। स्वाति, लाइफ ना एक लंबी लकीर नहीं है, एक लंबा सर्कल है। इसमें आगे वाला भी घूम रहा है और पीछे वाला भी, और मैं अपने आप को इसमें से हटा के मैं बीच में आ गई हूँ। और जहाँ हो वहाँ खुश हो। क्या खुश है? अरे वो तेरी बैचमेट है ना, वो क्या नाम है उसका, सुकन्या, ऑस्ट्रेलिया चली गई है। वो करोड़ों का पैकेज मिला है उसको, और तू ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर बन के खुश है? अम्मा गवर्नमेंट हॉस्पिटल मरीजों से भरे हुए हैं और डॉक्टर है गिनती के। अगर मेरे जैसे डॉक्टर भी करोड़ों के पीछे भागने लग गए तो गरीबों का क्या होगा? हो गया आपका भाषण? हाँ हो गया, और वैसे भी मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहा है। बाय। अरे यार, ये छोटू दारू लाने गया या अपना किडनी बदलवाने गया? अरे यार, आई नहीं अभी तक वो। अरे आएगी, स्कूटी छोड़ के थोड़ी जाएगी, आएगी। रुक जाइए। थैंक यू अन्ना। ओ मैडम, आपकी टायर पंक्चर है। देखिए मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ आगे ही एक पंक्चर की दुकान है। थैंक यू। अरे मैडम देखिए, आप रहने दीजिए, मेरा लड़का ये पंक्चर लगवा के आएगा। नहीं मैं मैनेज कर लूंगी, थैंक यू। अरे मैडम, इस रात को इसको किधर खींच के लेके जाओगे? एक मिनट, इधर आ। हाँ भाई, जा और मैडम का पंक्चर लगवा के आ जा। अरे नहीं देखिए, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी मैनेज। मैडम मैं यहीं पे हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? ले जा जल्दी जल्दी।
हाँ दी। हेलो स्वाति, मेरी स्कूटी यहाँ टोल नाके के पास पंक्चर हो गई है और एक ट्रक ड्राइवर ने अपने आदमी को भेजा है पंक्चर ठीक कराने। तो प्रॉब्लम क्या है? यहाँ बहुत अंधेरा है और आसपास सिर्फ ट्रक्स ही नजर आ रहा है। स्वाति मुझे बहुत डर लग रहा है। तो तू टोल नाके के पास चली जा ना। अगर मैं यहाँ से गई और उन्होंने मेरी स्कूटी गायब कर दी तो तू ही बता मैं क्या करूँ। प्लीज मुझसे बात करती रहना, मुझे डर नहीं लगेगा। पर दी मैं अभी बिजी हूँ। अच्छा चल तू अपना काम कर, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। पंक्चर ठीक हुआ? नहीं हुआ मैम, वो दुकान बंद था। अब क्या है दी? स्वाति पंक्चर शॉप बंद है। तो एक काम करो, स्कूटी छोड़ो, कैब लो और घर जाओ। वैसे भी काफी रात हो गई है और बार बार मुझे कॉल मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ। स्वाति सुन। हाँ माँ। स्वाति, प्रियंका अभी तक आई नहीं। अब तक नहीं पहुंची? नहीं, और उसका फोन भी बंद आ रहा है। अम्मा उसके फोन की बैटरी चली गई होगी। मेरी अभी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई थी, वो टोल प्लाजा के पास थी, उसकी स्कूटी पंक्चर हो गई थी। और तूने मुझे बताया भी नहीं। अरे अम्मा आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, वो आ जाएगी अभी। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। अगर आप कोऑपरेट करोगे ना तो हम भी आपको कोऑपरेट करेंगे। लो, छोड़ दिया। छोड़ दो, मुझे जाना दो प्लीज। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो। तू यहाँ? दिव्यांका कहाँ है? वो मैं दी को ढूंढने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन फोन पे तो तू मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं ऑफिस की कार लेके आ गई। क्या ठीक नहीं लग रहा था स्वाति? अम्मा आप फिक्र मत करो, दी शायद घर पहुंच गई होगी, आप घर जाके देखिए ना। हाँ चलिए। सुन ना, मैं भी चलती हूँ ना तेरे अम्मा साथ। अम्मा प्लीज। तू देख लेगी ना? हाँ हाँ अन्ना, आप अम्मा को लेके घर जाइए ना। देखिए यहाँ हम पेट्रोलिंग पे हैं और ऐसा कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ये जगह बिल्कुल सेफ है। मेरी बहन बहुत घबराई हुई लग रही थी, उसने यहीं से कॉल किया था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप प्लीज कुछ करिए ना। देखिए आप परेशान मत होइए, आप एक काम कीजिए, थाने जाइए और वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए। राहुल एक काम करते हैं, दी के ईमेल आईडी से ना उनके लोकेशन का पता लगाते हैं। मुझे उनके ईमेल आईडी का पासवर्ड भी पता है।
क्या हुआ? आई थिंक दी ने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया है। क्या जया 11 बज रहे हैं और दिव्यंका अभी तक नहीं आई है? इसीलिए तो डर लग रहा है। या एक काम करो, तुम और स्वाति अभी पुलिस स्टेशन जाओ और कंप्लेंट फाइल करो। मैं भी बस यहाँ से निकलता हूँ, ठीक है? ठीक है। भाई लोग, चलो यहाँ से, बहुत हो गया। ए 2/2 है, हम नहीं समझा ना। तेरी किडनी खराब है, तू सिर्फ चुपचाप खड़ा रह और मजे देख। अरे भाई, इसको कुछ हो गया तो? अरे लेने के देने हो जाएंगे, चलो यहाँ से। तो आपकी बेटी टोल प्लाजा के पास से गायब हुई? जी सर, दी की स्कूटी टोल प्लाजा के पास पंक्चर हुई थी। दीदी ने यह भी बताया था कि वहां पे एक ट्रक खड़ा था। देखिए मैडम, क्या है ना कि टोल प्लाजा का जो इलाका है वो हमारे पुलिस स्टेशन के एरिया में नहीं आता। आप एक काम कीजिए, करीमगंज पुलिस स्टेशन जाइए और वहाँ पे आपके कंप्लेंट लिखवाइए। एक मिनट सर, मेरी बेटी दिव्यंका कहीं मिल नहीं रही है। गाड़ी रोको भाई। क्या पागल हो है क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मुझे भी उसके साथ करना है। लड़की का नाम दिव्यांका राव, उम्र क्या है? 26 साल। 26 साल। कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? सर, ये सब क्यों पूछ रहे हैं आप? अरे पूछना पड़ता है मैडम, हो सकता है वो आपको बिना बताए अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये लीजिए, जो भी हुआ इस पे लिख दीजिए। उस वक्त ड्यूटी पर तैनात उस पुलिसकर्मी के गैर जिम्मेदाराना शब्द किसी तमाचे से कम नहीं थे। और वो तमाचा उस लड़की और उसके परिवार पर नहीं था, बल्कि पूरा समाज उस तमाचे की गूंज से दहलने वाला था। अगर तब इस मामले को गंभीरता से लिया गया होता तो शायद इस केस का जिक्र हम आज आपसे नहीं कर रहे होते। ये एक ऐसी लापरवाही थी जो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक काला धब्बा साबित होने वाली थी, और इस लापरवाही का अंजाम बहुत ही ज्यादा डरावना था।
हेलो। जी जी जी, हम अभी आते हैं। किसका फोन है? पापा, पुलिस ने हमें बुलाया है। क्या ये दिव्यांका? दिव्यांका के सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या के बाद यह केस हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। बड़े बड़े राजनेता और सेलिब्रिटीज अपनी प्रतिक्रिया देने लगे थे और जिन पुलिस कर्मियों ने दिव्यांका की मिसिंग रिपोर्ट फाइल नहीं की थी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। और इस केस की जांच के लिए तुरंत ही एसआईटी का गठन किया गया और जांच का जिम्मा एसपी आदिल खान को सौंप दिया गया। लोग हम पर अपनी भड़ास निकाल रहे, गुस्सा हो रहे हैं और उनका गुस्सा जायज भी है। पर रेड्डी, हमें अपनी वर्दी पर लगा ये दाग धोना है। हमें किसी भी कीमत पर दिव्यांका के गुनहगारों को पकड़ना है। और एक बात सर, इस लाश को सबसे पहले एक दूध वाले ने देखा था। उसे क्राइम सीन पर बुलाओ। यस सर। सर, इसी ने सबसे पहले दिव्यांका की डेड बॉडी को यहाँ पे देखा था। साहब, मैं रोजाना सुबह 5 बजे के आसपास यहीं से दूध बेचने के लिए जाता हूँ, तो देखा कि यहाँ आग जल रही है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है किसी ने रात को हाथ सेकने के लिए आग जलाई हो और बुझाना भूल गया हो, तो मैं चला गया। लेकिन वापस जब मैं 8 बजे के आसपास आया यहाँ पे, तो देखा ये तो लाश है जो जल रही थी। उस वक्त यहाँ पर किसी को आते जाते देखा था? नहीं साहब। चलिए पता करो, किसी को बचा तो नहीं रहा? सर, जिस तरह से लाश को जलाया गया, शायद पेट्रोल इस्तेमाल हुआ होगा। और दिव्यांका की स्कूटी गायब, हो सकता है उसकी स्कूटी का ही पेट्रोल इस्तेमाल हुआ। स्कूटी ढूंढने पे ध्यान दो, शायद किलर पर कोई लीड मिले। कल दिव्यांका अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ से वहाँ से टोल प्लाजा तक आई थी। जी सर, बेनज़ीर को बोल दिया है डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने के लिए। लेकिन जब दिव्यांका की अपनी बहन से बात हुई, उस वक्त वो टोल प्लाजा पर थी और टोल प्लाजा से ये जगह तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। उसे शायद ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया हो। आने जाने वाले रास्तों पर जितने भी सीसीटीवी हैं,
कल रात की सबकी फुटेज निकलवाओ। मैं दिव्यांका की बहन से मिलता हूँ। सर। मैम, दिव्यांका मुझसे रोजेशिया का ट्रीटमेंट ले रही थी। बेटर प्रोग्रेशन, 3-4 सिटी में स्किन परफेक्ट हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। और करीब 7:30 बजे वो यहाँ से चली गई थी। डॉक्टर स्वामी, क्या दिव्यांका के साथ कोई और भी यहाँ आया था? जी नहीं, वो अकेली ही आई थी। हमें आपके क्लिनिक के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। देखिए, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, पर हमारा आपसे बात करना बेहद जरूरी है। जब हम गुहार लगा रहे थे तब आप कहाँ थे? आप लोगों ने अगर पहले स्टेप लिया होता ना तो आज दी हमारे। हम मानते हैं लापरवाही हुई है, पर हमारी कोई भी कोशिश इस लापरवाही की भरपाई नहीं कर सकती। पर हम दिव्यांका के गुनाहगारों को पकड़ना चाहते हैं, इसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। मदद चाहिए आपको? बताइए कैसे मदद कर सकते हैं आपकी? कल रात को ना आपके कांस्टेबल को सब साफ साफ दिख रहा था। दी वही टोल प्लाजा पे ही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। किस कांस्टेबल की बात कर रहे हैं आप? हम कल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में गए थे, पर ना उन्होंने हमारी बात सुनी ना कंप्लेन फाइल की। उन्होंने फॉर्मेलिटी के बेसिस पे एक कांस्टेबल को हमारे साथ भेज दिया, बस। उस कांस्टेबल के कहने पे उस टोल वाले ने हमें उस टाइम का फुटेज दिखाया जब दी ने मुझे कॉल किया था, और फुटेज में दी एक तरफ जाते हुए दिख भी रही थी, लेकिन वो वापस नहीं आई। उसी जगह पे एक पीसीआर वैन भी खड़ी थी सर, पर आपके कांस्टेबल को लगा ही नहीं कि दी के साथ कुछ गलत भी हो सकता है। आप अपने लोगों से पूछिए कि वो कहीं क्रिमिनल्स के साथ तो नहीं मिले हुए हैं। उन सबको सस्पेंड किया जा चुका है। अब मैं आपसे वादा करता हूँ, जो भी इसमें शामिल था उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पर मेरी बहन तो वापस नहीं आएगी ना सर। देखिए, मैं समझ सकता हूँ ये एक ऐसा जख्म है जो आसानी से नहीं भरेगा, पर इतना तो आप भी चाहेंगी ना, जिसने भी आपकी दी के साथ ये घिनौनी हरकत की, आपकी बेटी के साथ गलत किया, उसे उसकी किए की सजा मिलनी चाहिए। बोलिए, आपकी दी से फोन पर क्या बात हुई थी? उसने सबसे पहले मुझे ही कॉल किया था। हाँ दी। हेलो स्वाति, मेरी स्कूटी यहाँ टोल नाका के पास पंक्चर हो गई है और एक ट्रक ड्राइवर ने अपने आदमी को भेजा है पंक्चर ठीक कराने। तो प्रॉब्लम क्या है? यहाँ बहुत अंधेरा है और आसपास सब ट्रक्स ही नजर आ रहे हैं। स्वाति, मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले उसने कॉल किया था तो मुझे लगा सब ठीक ही होगा, दोबारा जब उसने कॉल किया तो वो बहुत पैनिक साउंड कर रही थी। क्या कहा? एग्जैक्टली क्या कहा? प्लीज मुझसे बात करती रहना, मुझे डर नहीं लगेगा। पर दी, मैं अभी बिजी हूँ। वो चाहती थी कि जब तक वो आदमी पंक्चर ठीक करवा रहा है तब तक मैं उससे फोन पे बात करती रहूं, लेकिन मैं फिर जब उसने दोबारा मुझे कॉल किया। अब क्या है दी? स्वाति, पंक्चर शॉप बंद है। तो एक काम करो, स्कूटी छोड़ो, कैब लो और घर जाओ। वैसे भी काफी रात हो गई है, और बार बार मुझे कॉल मत करो। पर मुझे समझ ही नहीं आया कि वो किस परेशानी में थी। फिर हमने जब कांटेक्ट करने की कोशिश की तो आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। टोल प्लाजा की कल रात की पूरी फुटेज निकलवाओ। दिव्यांका की स्कूटी पंचर हुई, आसपास जितनी पंचर की दुकान है सब जगह पता कर। सर, सीसीटीवी फुटेज रेडी है, चलो। अरे सुनो। हाँ साहब। इसे पहचानते हो? सर, ये शाम की फुटेज है सर। इसमें दिव्यांका स्कूटी से जाती हुई दिखाई दे रही है। उसने जहाँ अपनी स्कूटी पार्क की वो सीसीटीवी के रेंज से बाहर है सर। रात की फुटेज?
सर रात की फुटेज में इस तरफ कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, पर दूसरे कैमरे से वो एक बार टोल प्लाजा की तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। टोल प्लाजा पे ये लड़का कौन? पता करो लड़का कौन? अब इस लड़की को तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन कल रात ये स्कूटी लेकर दो लड़के आए थे। तो क्या इन्हीं दोनों लड़कों ने स्कूटी का पंचर लगवाया? नहीं साहब, स्कूटी पंचर थी नहीं। स्कूटी पंचर नहीं थी? नहीं साहब, वो तो बस हवा भरवाने आए थे। कल स्कूटी की दोनों नंबर प्लेट टूटी हुई थी, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद वो लोग मुझसे पेट्रोल मांगने लगे। सुनना, तेरे पास कोई एक्स्ट्रा गाड़ी वाड़ी खड़ा रहेगा तो उसमें से थोड़ा पेट्रोल निकाल के देना। पंचर वाला हूँ, गैराज वाला थोड़ी हूँ। पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल पंप पे जाओ ना, इधर बाजू में तो है। क्या तुम उन दोनों लड़कों के स्केच बनवा सकते हो? हाँ सर, कल रात ये लड़की आई थी, लेकिन सर तब मुझे कुछ पता नहीं था। ये लड़के तुम्हारे पास क्यों आए थे? अन्ना, मेरी स्कूटी पंक्चर हो गई है, तो यहाँ कहीं पंक्चर की दुकान है क्या? मैम दरअसल मैं यहाँ पर नया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, पर शायद आगे एक पंक्चर की दुकान है, तो आप वहाँ पता कर सकते हैं। आगे? जी थैंक यू। सर, इसके पीछे एक लड़का था जो इसे फॉलो कर रहा था। कौन था लड़का? सर उसे नहीं जानता। किसी फोटो दिखाओ, क्या उसमें वो लड़का दिख? आओ। जी। यहाँ बहुत अंधेरा है और आसपास सब ट्रक्स ही नजर आ रहे हैं। इस वाकई मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझसे बात करती रहना, मुझे डर नहीं लगेगा। तो एक काम करो, स्कूटी छोड़ो, कैब लो और घर जाओ। वैसे भी काफी रात हो गई है, और बार बार मुझे कॉल मत करो। पापा, आप घर कब आ रहे हो? अम्मा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मरीजों से भरे हुए हैं और डॉक्टर है गिनती के। अगर मेरे जैसे डॉक्टर भी करोड़ों के पीछे भागने लग गए तो गरीबों का क्या होगा? सर, लड़का थोड़ी दूर पे था इसलिए नहीं दिख रहा है। कुछ छुपा तो नहीं रहा? नहीं सर। लड़के का स्केच बनवा सकता है? ट्राई कर सकता हूँ सर। लेके जाओ इसे। चल। रात का फुटेज एक बार फिर से दिखाओ। सर ये शाम की फुटेज है सर, ये दिव्यांका की लास्ट विजुअल है। सर यहाँ रात में पीसीआर वैन खड़ी थी, मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ हुआ होगा। दिव्यांका यहाँ से 30 किलोमीटर दूर खुद तो नहीं गई होगी, उसे जबरदस्ती ले जाया गया हो। जो भी हुआ यही हुआ, जो पीसीआर में मौजूद किसी पुलिस वाले को नजर नहीं आया। दिव्यांका डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कैब में गई, तो वापस भी किसी कैब में ही आई होगी। स्वाति ने बताया था कि दिव्यांका की स्कूटी का पंचर लगवाने वाला कोई ट्रक वाला था, और डे फुटेज में एक ट्रक दिखाई दे रहा है। दूसरी फुटेज चेक करिए जिसमें ट्रक का नंबर साफ नजर आया। दिव्यांका ने जहां अपनी स्कूटी पार्क की थी उस तरफ चलो। स्कूटी यहां खड़ी थी और ट्रक वहां से। पूरा एरिया स्कैन करो। आसपास इंक्वायरी करो, शायद कोई यहाँ दिव्यांका की स्कूटी लग रहा है। ओके सर। जाओ। हाँ सुनो। सर, हाँ साहब, कल रात को लड़का बोतल लेके आया था पेट्रोल मांगने, लेकिन साहब उस पर मुझे कुछ शक हुआ था। बोतल में पेट्रोल देना अलाउ नहीं है। मालूम है अल्लाह, पर इमरजेंसी है ना, थोड़ा मदद करो। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा है, अगर मैं तुम्हें बोतल में पेट्रोल दिया तो मेरा मैनेजर मुझे जॉब से निकाल देगा, समझ गए? सर वो लड़का मुझे ठीक नहीं लगा था। जब मैं उसके पीछे गया तो देखा वहाँ स्कूटी पे दूसरा लड़का बैठा था और वो दोनों लड़के उस स्कूटी से चले गए। क्या यही स्कूटी थी?
हाँ साहब, स्कूटी इसी रंग की थी। दिव्यांका का रेप यहीं हुआ होगा। वहां उन लोगों ने ट्रक खड़ा किया था ताकि हाईवे से आने जाने वाली किसी भी गाड़ी को कुछ पता ना चले, कुछ दिखाई ना दे, कुछ सुनाई ना दे। साहब आप कहाँ लेके जा रहे हो मुझे साहब? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। तेरा ही घर है ना? यहीं रहता है ना तू? जी साहब। कल रात तेरे घर के सामने यहाँ पर एक लड़की के साथ इतना कुछ हुआ, तुमने कुछ नहीं देखा? शामिल है ना इस सब में तो भी? नहीं साहब, मैं रहता यहाँ जरूर हूँ साहब, लेकिन रात को निकल जाता हूँ साहब, घूम घूम कर चाय बेचता हूँ साहब। कल रात क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है साहब। कल रात यहाँ पे ट्रक खड़ा था, किसका है? साहब यहाँ पे तो बहुत सारे ट्रक आते हैं साहब, मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं होती है साहब। यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर पीसीआर वैन खड़ी थी। क्रिमिनल इतने बेखौफ थे। हमारे देश की महिलाएं खौफ में हैं, हम सब खौफ में हैं, क्योंकि इस देश में आम इंसान नहीं, अपराधी बेखौफ घूमते हैं, शहरों और पीड़ितों के नाम बदलते रहते हैं, पर अफसोस ये हैवानियत थमने का नाम ही नहीं लेती। फिर हम अपना गुस्सा दिखाते हैं। इससे पहले हम अपनी चर्चा शुरू करें, हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया हमको #खौफ_तेलंगाना पर भेज सकते हैं। ये वही लड़का है सर जो पेट्रोल पंप से बॉटल में पेट्रोल लेने आया था। और सर पेट्रोल पंप की दूसरी फुटेज में ये लड़का एक दूसरे लड़के के साथ दिव्यांका की स्कूटी पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये ट्रक भी इसके पीछे गया। ये तो वही ट्रक है जो दिव्यांका की स्कूटी के पास भी नजर आ रहा था। मतलब साफ है, ये ट्रक वाला भी इस सब में शामिल है। इस सब में 3 लोग शामिल हैं, ये तो कंफर्म है। या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। वो टोल प्लाजा पे काम करने वाला लड़का, वो एक स्केच बनवाने वाला था, रेडी हुआ? जी सर। अकी बेटा, इतना परेशान क्यों लग रहा है? अम्मी वो लड़की कौन सी लड़की? कौन लड़की मालूम नहीं अम्मी, एक लड़की मेरे ट्रक के नीचे आ गई अम्मी। क्या? मैं वहां से ट्रक लेके भाग आया, शायद वो लड़की मर गई होगी। ये लड़का इनमें से नहीं है, ये कोई और है। इन सब की शिनाख्त करो, मुझे इस सब के सब अंदर चाहिए, जल्द से जल्द। सर सर एक फुटेज मिली है जिसमें ट्रक का नंबर विजिबल है। ये देखिए सर, इस फुटेज में ट्रक का नंबर विजिबल है।
इसके मालिक को उठाया तो उसने बोला कि अकील नाम का ड्राइवर इस ट्रक को चलाता है। अकील को उठाने के लिए मैंने भेजा है टीम को। चल इधर देखो, चेकिंग करो। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। बोल यार, दूसरा साथी कहाँ है? पूछो इससे। अरे क्या हुआ? कौन हो आप लोग? क्या हुआ? अरे क्या किया मेरे बेटे ने? अरे अरे बोलो, आप लोग ऐसे कैसे घुसे जा रहे हो? एक लड़की का रेप किया है और जलाया है उसको। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना से। तेलंगाना की पीड़िता का रेप और हत्या करने वाले चारों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस विषय में हर तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सब लोग इन्हें सजाए मौत देने की गुहार कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके परिवार वाले भी यही मांग कर रहे हैं। मेरा लड़का तो बोला था कि उसने उस लड़की को ट्रक से उड़ा के मार दिया था, लेकिन उसने इतना गंदा काम किया। मैं उसे नहीं बचाऊंगी, उसे फांसी दे दो। मुझे कोई लेना देना नहीं है इस इंसान से। तुम चाहे कुछ भी करो इसके साथ। रेप करेगा लड़की को, रेप करेगा। लेके चलो सबको, इन सबको क्राइम सीन पर लेके चलो, लेके चलो। चल। वो बार बार किसी को फ़ोन कर रही थी, सोचा हाथ से निकल ना जाए, इसलिए उसको यहीं से उठा लिया। सर, हम उसको उठा के यहाँ पे लेके आए। हम उसे ट्रक में डाल के दूर लेके गए और उसका स्कूटर भी ठिकाने लगाना था, तो उसका नंबर प्लेट तोड़ के सूरज और नयन स्कूटर में हवा भरने लेके गए। फिर ट्रक में छोटू का भी मन किया, फिर उसने भी उसके साथ सोचा उसको फेंक के कहीं जला दे। और इसीलिए हमें ज़्यादा पेट्रोल चाहिए था। वो पेट्रोल पंप वाले ने हमें बोतल में पेट्रोल भी नहीं दिया। और यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जो दूसरा पेट्रोल पंप है, उससे बॉटल में 2 लीटर पेट्रोल लिया और उसे यहाँ से 30 किलोमीटर दूर ले गया। अब हम उसको यहाँ लेके आए। मैं उसको जिंदा जला दिया। वो जिंदा थी, तुम लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। दिव्यांका एक ऐसी डॉक्टर थी जिसने अपनी काबिलियत का इस्तेमाल गरीब और लाचार लोगों का इलाज करने में किया। लेकिन आज हम ऐसी लाचारी से गुजर रहे हैं जहां हमें अकील, सूरज, नयन और छोटू जैसे वहशियों का कोई इलाज नजर नहीं आ रहा है। हम गुस्सा दिखाते हैं कि ऐसे गुनहगारों को बीच चौराहे में खड़ा करके सूली पर लटका देना चाहिए, उन्हें गोली मार देनी चाहिए। अब आप ही बताइए कि हम ऐसी सोच पर फूल चढ़ाएं या फिर कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करें। यह हताशा, यह गर्मजोशी अब चरम पर है। हमें एक ऐसे निर्माण की जरूरत है, ऐसे माहौल की जरूरत है जहां महिलाओं के मन में ऐसे लोगों का खौफ खत्म हो जाए, बल्कि उन वैश्यों के मन में ऐसा खौफ पैदा हो कि वो इस तरह की क्रूरता करने से पहले 1000 बार सोचें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।